हेलो मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास का जियोग्राफी का लेसन थर्ड। पार्ट का नाम है जल संसाधन। ठीक है, तो भैया जल संसाधन मतलब होता है कि संसाधन, आप जानते हैं, रिसोर्स जो हमारी आवश्यकताओं को की पूर्ति करते हैं। ठीक है, अब जल भी एक संसाधन है। जल क्योंकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अभी आपको पता होना चाहिए, अब 10वीं कक्षा में है कि क्या क्या पूर्ति करता है। तो भैया जल के बिना जीवन ही नहीं है ना, जल ही जीवन है, बस एक बात याद रखना। ठीक है, तो जल के बिना जीवन नहीं है, जल ही जीवन है। तो हम सीधे एक्सप्लेन करेंगे क्या, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो आपकी बुक में है। और आप विश्वास कीजिए कि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो फिर आपको कोई भी वीडियो या कहीं से भी आपको लर्न करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। और पहला आपको देखने के मिलेगा आपको पुस्तक में क्या, कि बहुवैकल्पिक प्रश्न है कि नीचे दी हुई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से और जल की कमी से प्रभावित और जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। तो भैया जल की कमी से जहाँ प्रभाव पड़ जाए उन चारों में से छांटना है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो खा, गा और घा है, कौन कौन सा, कि अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र जल की कमी से प्रभावित हो सकता है। याद रखना, क्यों, अधिक वर्षा तो है लेकिन जनसंख्या भी तो अधिक है। अगर कम वर्षा होगी ना, जल की कमी होगी तो वो प्रभावित होगा। याद रखना, अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र, अगर जल की कमी होगी तो प्रभावित होगा। कम वर्षा और कम जनसंख्या वाला क्षेत्र तो जल की कमी से प्रभावित होगा ही। लेकिन इसमें जो केवल एक ऑप्शन है जो जल की कमी से अप्रभावित, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि उधर बरसात अधिक होती है। अब अगला है कि निम्न में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, तो ये चार ऑप्शन है ना, बहुउद्देशीय जो परियोजना होती हैं, आप समझिए कि जिस क्षेत्र में पानी की कमी है और अगर आसपास कहीं नदियां, अगर बांध हैं, नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं आसपास से, तो उस क्षेत्र में उन नदियों से होकर नहरें बना दी जाती हैं जिससे कि पानी की सप्लाई आसपास के क्षेत्र में हो जाए और उन नदियों में भी ज़्यादा जल भराव ना हो, है ना मित्रों। और नदियों में बांध बना दिए जाते हैं, डैम बना दिए जाते हैं और विद्युत परियोजनाएं भी लागू कर दी जाती हैं जिससे कि वो विद्युत पूर्ति भी होती है। तो ये सब बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं। अब इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं में एक तर्क, इनमें से मैं सीधा आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट इस आंसर पे, कि जो ग ऑप्शन दिख रहा है आपको, कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बहुत बड़े स्तर पर विस्थापन होता है। विस्थापन मतलब कि जहाँ लोग रहते हैं वहाँ से हट जाते हैं और आजीविका खत्म होती है। आजीविका मतलब रहने जीने की जो ढंग है वो खत्म हो जाता है वहाँ से, याद रखना। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। उसके 5 किलोमीटर के दायरे में अगर बहुउद्देशीय परियोजना या डैम बांध कोई बनता है तो 5 किलोमीटर के दायरे में वहाँ इसलिए नहीं रखा जाता है जिससे कि उनको कोई नुकसान न पहुँचे, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुउद्देशीय परियोजनाओं से खेती बाड़ी में बहुत सुविधाएं होती हैं, इसलिए ऐसा नहीं कहा जाता आजीविका खत्म हो जाती है। क्योंकि जहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा है, अब उन बहुउद्देशीय परियोजनाओं से नहरें निकाल दी जाती हैं छोटी छोटी, जहाँ तक हम कोने कोने में पानी पहुँचा सकते हैं। अगला है, यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें गलती पहचानें और दोबारा लिखें। तो ठीक है भैया, गलती पहचानेंगे और हम उनको दोबारा भी लिखेंगे। तो सुनिए ध्यान से कि, तो देखिए मित्रों, पहला है कि शहरों की बढ़ती हुई जनसंख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है। तो भैया ये बिल्कुल गलत है। और इसका सही ऑप्शन पता है आपको क्या है? इसका सही ऑप्शन है कि शहरों की बढ़ती जनसंख्या और उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली से जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है, उनकी कमी होती जा रही है, याद रखना। ठीक है, दूसरा दिया गया है कि नदियों पर बांध बनाने और उनका निर्णय करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट प्रभावित नहीं होता। तो बल्कि ये गलत है। इसका सही है कि नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से प्राकृतिक बहाव और तलछट अवरुद्ध होता है, यानी रुकता है, याद रखना। बगल बगल से जो मिट्टी की शक्ति है वो भी नहीं होती। ठीक है, अगला है कि गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में जल अधिक आपूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़के। तो भैया इसका गलत है। इसका सही है कि गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति देने पर किसान उपद्रव करने पर उतारू हो गए। और अगला है कि आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रह लोकप्रिय हो रहा है। लेकिन यह गलत है, क्योंकि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर उपलब्ध पेयजल के
की वजह से, उसके कारण जो छत वर्षा जल संग्रहण है वो जो रीति है वो खोती जा रही है, क्योंकि लोगों के पास जो इंदिरा गांधी परियोजना से पानी मिल रहा है तो उनने संग्रहण करना वहां पर छोड़ दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जो आपको 30 शब्द में इसका आंसर देना है। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहला है आपका कि व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। नवीकरण योग्य संसाधन, ठीक है। अब नवीकरण और अनवीकरण आप समझ लीजिए कि नवीकरण जो फिर से बन जाता है, और अनवीकरण मतलब एक बार नष्ट होने के बाद वो फिर से नहीं आ सकता। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से कि जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, क्योंकि जल एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होता, हम इसका प्रयोग बार बार कर सकते हैं, अर्थात इसकी पुनः पूर्ति भी संभव है। जैसे जल का प्रयोग यदि उद्योगों या घरेलू कामकाज में किया जाता है, इससे जल प्रदूषित हो जाता है किंतु समाप्त नहीं होता। इस जल को साफ करके हम फिर से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल का तो नहीं कर सकते ना भाई, है ना, जल का तो कर सकते हैं, इसलिए यह कह सकते हैं कि नवीकरणीय योग्य संसाधन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं दूसरे पर। क्या है, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। तो भैया जल की दुर्लभता क्या है, सुनिए ध्यान से कि जल का विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुण होने के बावजूद भी यदि जल की कमी हो जाए तो यह जल की दुर्लभता कहते हैं इसको। और इसके मुख्य कारण पता है क्या क्या है, कि बढ़ती जनसंख्या इसका मुख्य कारण है, याद रखना। आपको पूरा लिखना हो पूरा भी लिख सकते हैं, और नहीं लिखना हो तो छोटे छोटे पॉइंट भी लिख सकते हैं कि बढ़ती जनसंख्या, जल का असमान वितरण, निजी कुएं नलकूप, जैसे अपन ज़्यादा हर देख सकते हैं आजकल आप लोग कि हर घर में बोर लगी हुई है, नलकूप लगे हुए हैं। अब घर घर में नलकूप है तो जो जल स्तर है ज़मीन का वो कम होता है ना। पहले सरकारी हैंडपंप होते थे तो सभी लोग वहीं से पानी भरने जाते थे। भैया अब तो सब घरों में हैंडपंप हैं और सब में ट्यूबवेल भी लगी हुई हैं, तो पानी का स्तर तो कम होगा ही, है ना। और औद्योगिकरण, ज़्यादा औद्योगिक, अब जैसे ऐसा कोई भी उद्योग नहीं होगा जहाँ पर पानी की ज़रूरत ना पड़ती होगी। कोई भी उद्योग हो सभी जगह पानी की जो है ज़रूरत पड़ती है, और थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से जो है पानी की ज़रूरत होगी ही, याद रखना। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। मैंने आपको समझाया है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है। तो मित्रों समझिए कि नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, जैसे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन तथा मत्स्य पालन यानी मछली पालन। ऐसी योजनाओं को बहुउद्देशीय योजनाएं कहा जाता है। इस परियोजना से कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानियां भी हैं मित्रों। तो भैया हानियां क्या हैं हम ये देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अच्छा लाभ क्या है पहले हम ये देख लेते हैं कि पर उससे क्या लाभ है। तो सुनिए ध्यान से, नदियों पर बांध बनाकर केवल सिंचाई ही नहीं की जाती, बल्कि इनको विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उत्पादन, जलापूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है इसका उपयोग, है ना। इसके लिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। यहाँ एकत्रित जल से अनेक क्रियाएं, अनेक उपयोग समन्वित होते हैं। आप इसको पूरा न लिखकर अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे कि बाढ़ नियंत्रण में काम होती है, विद्युत बनाई जाती है, औद्योगिक उत्पादन होता है। इन सबसे बांध बनाकर इन सबसे लाभ लिया जा सकता है। अब हानियां क्या हैं सुनिए ध्यान से कि नदियों पर बांध बनाने और उनका प्रवाह नियंत्रित करने से उनकी प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है। मतलब जो नेचुरल जो उनका फ्लो है ना, वो रुक जाता है, क्योंकि बांध बनाने के लिए हम उनकी दीवार खड़ी कर देते हैं बीच से, तो पानी जो है रुक जाता है। ठीक है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। अत्यधिक तलछट जलाशय की, देखिए अगला आप लिख सकते हैं कि नदी जलीय जीवों, है ना, नदी के जो जलीय जीव हैं उनके आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। ठीक है, अगला आप लिख सकते हैं कि बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देता है। अगला आप लिख सकते हैं इससे जलीय जीवों की नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध होता है। स्थानांतरण मतलब अलग अलग प्रकार के जीवों का आवागमन कम हो जाता है। अगला आप लिख सकते हैं कि जलाशयों में वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती हैं। क्यों, अगर बांध बनेगा, जैसे नदी आ रही है ना, तो फ्लो में है अभी, तो अगर बांध बनेगा तो यहाँ पर बहुत सारा जल भराव हो जाएगा, क्योंकि ये नदी का जो पानी है वो उसने
अवरुद्ध कर लिया, फिर यहाँ पर जो गेट लगे होते हैं उन गेटों से के माध्यम से नदी का पानी निकाला जाता है। लेकिन यहाँ जल भराव हो जाएगा, जिससे कि जो वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, यहाँ डूब जाते हैं। इन परियोजनाओं के कारण स्थानीय लोगों को अपनी जमीन भी कुर्बान करनी पड़ती है। आजीविका और संसाधन के लगाव व नियंत्रण आदि को कुर्बान भी करना पड़ता है। ठीक है, एक मित्रों के आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, मतलब किस प्रकार से पानी को संग्रहण करके रखा जाता है, व्याख्या आपको करनी है। तो चलिए हम बताते हैं आपको। तो देखिए मित्रों, तो आपको ध्यान से सुनना है, सुनिए ध्यान से कि राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर और फलौदी और बाड़मेर 3 जिले हैं। इनमें पानी पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आमतौर पर अपनाया जाता है। मतलब छत पर जो बरसात का पानी है उसको संग्रहित करके रखा जाता है। इस तकनीकी में हर घर में पानी का संग्रहण करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाँका हुआ करते हैं। टाँका, इनके आकार एक बड़े कमरे जितने हो सकते हैं। इसे मुख्य घर में या आंगन में बनाया जाता है। ये घरों की ढलवां छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टाँका तक पहुंचता है, जहां इसे एकत्रित करके रख लिया जाता है, मतलब इकट्ठा करके रख लिया जाता है। वर्षा का पहला जल छत और नालों को साफ करने में प्रयोग होता है और उसे संग्रहित नहीं किया जाता। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, है ना, बहुत ईजी है। टाँका में जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जाता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला स्रोत है। मतलब गर्मियों तक जो है यहाँ इससे राहत मिलती है। वर्षा जल को प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप माना जाता है। वर्षा जल को प्राकृतिक जल का शुद्धतम, मतलब जो बरसात का पानी होता है वो प्योर होता है, याद रखना, ठीक है, प्योर। कुछ घरों में टाँकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को ठंडा भी रखता है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत भी मिलती है। ठीक है मित्रों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण तथा भंडारण किस प्रकार किया जाता है। फिर से समझ लीजिए आप कि परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल, है ना, जो पुराने समय से चला आ रहा हो। वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियां, जो पुरानी परंपराएं हैं जल को संग्रहण करने की, आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण तथा भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। तो समझिए कि प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे, है ना। जल संग्रहण ढांचे मतलब जल को संग्रहण करने के लिए जो सांचे बनाए जाते थे, इस प्रकार से चीजें। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था, यानी पिछले एंशिएंट पीपल को। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और अपनी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौमजल, नदी जल आदि बाढ़ जल संग्रहण के नए तरीके विकसित कर लिए थे। आधुनिक काल में भी भारत के कई राज्यों में इन परंपरागत विधियों को अपनाकर जल संरक्षण किया जाता रहा है। जैसे कि राजस्थान के बहुत से घरों में छत वर्षा जल संग्रहण के लिए भूमिगत टाँकों का निर्माण किया जाता है। इसमें वर्षा के जल को संग्रहित करके उपयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार कर्नाटक के मैसूर जिले में, है ना, कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक गांव में ग्रामीणों ने अपनी घरों में जल आवश्यकता की पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण व्यवस्था से हुई। इसका, है ना, मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइपों द्वारा एकत्रित करने की 200 साल पुरानी प्रचलित परंपरा है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल संग्रहण करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके, है ना। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड साइड एरिया, वहाँ पर खेतों में के बगल में बड़ी बड़ी जो खदानें टाइप की खोद ली जाती हैं, जो बरसात के मौसम में भर दी जाती हैं और उनको फिर सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में खदीन और अन्य क्षेत्र में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी बहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए लगाई हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल बहिकाएं बनाते हैं।
यह तरीका आधुनिक समय में भी अपनाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक काल में भी परंपरागत जल संग्रहण की पद्धतियों को अपनाकर जल संग्रहण किया जाता रहा है या भंडारण किया जा रहा है। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे मित्रों। जो भी आपको चैप्टर चाहिए वो आप पहले कमेंट कराएं और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से संबंधित हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।